बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, सियासी हालात जो हैं वो मुल्क के उनमें मौजूदा हफ्ते में एज़ कम्पेयर टू पिछले हफ्ते कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई और उसी तरह के कमोबेश हालात चल रहे हैं तमाम सियासी पार्टियों के भी और आवाम के भी। अलबत्ता माशी सूरत हाल में थोड़ा सा जो है वो हमें गिरावट के आसार नज़र आए हैं। ख़ास तौर पे अगर आप डॉलर की कीमत को देखें तो वो बतदरीज ₹1 या 50 पैसे रोज़ ही कम हो रही है और तकरीबन 10 से 12 रुपए जो है वो पिछले हफ्ते के दौरान डॉलर जो है वो बढ़ चुका है। इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें महंगाई की तो जो अक्टूबर के फ़िगर्स हमारे पास आए हैं, दैट इज़ 26.9% जो है वो जनरल इन्फ्लेशन हुआ है, जो कि पिछले जो महीने में था, सितंबर में जो था वो 26.6 था। इससे जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई में कदरे इज़ाफ़ा हुआ है, डॉलर में इज़ाफ़ा हुआ है। अगर हम ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2.4 बिलियन से बढ़ के अक्टूबर में 2.7 बिलियन रही हैं। और जो हमारी इम्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, 3.9 बिलियन थी पिछले महीने, वो बढ़ के 4.8 बिलियन हो गई हैं। तो यही वजह है कि डॉलर के ऊपर हमें जो है वो प्रेशर नज़र आ रहा है कि हमारी इंपोर्ट जो है 3.9 से 4.8 हो गई हैं और ट्रेड डेफिसिट जिसके नतीजे में 2.1 बिलियन पे पहुंच गया, जो कि पिछले महीने में 1.5 बिलियन के ऊपर था। तो ये वो वजूहत है। ज़ाहिर है हुकूमत ने अब एलसीज़ वगैरह खोली हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर थोड़ी सी आज़ादी दी है, तो लोगों ने चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू की हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो डॉलर जो है वो थोड़ा-सा एक मतलब फिर मज़बूत होते हुए नज़र आ रहा है। इसके साथ-साथ जो क्रैकडाउन जारी था हमारा अस्करी इदारों की तरफ से और जो सिविल इंतज़ामिया ने मिलकर डॉलर की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो किया था, उसमें भी बज़ाहिर लग रहा है कि थोड़ा-सा जो है वो हल्का हुआ है, जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर जो मुनज़्ज़म माफ़ियाज़ हैं या जो स्मगलिंग हो रही थी, वो भी एक मरतबा फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि वो भी दोबारा से सरगर्म अमल हो गए। नाज़रीन, जहाँ मैंने बात की महंगाई के हवाले से या डॉलर की कीमतों में इज़ाफ़े के हवाले से या जो माशी अबतरी फैली हुई है, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ़ हो, सियासी लाइफ़ हो या इकोनॉमी के हवाले से बात करें, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है या ज़ालिम कौन है इसमें और मज़लूम कौन है? तो एक छोटा-सा वाक़या आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी कल-परसों ही मेरे साथ ये हुआ है। मैं मलीर से आ रहा था, तो रास्ते में सामने मैंने देखा तो एक बच्चा है और उसके पास एक वो जाली-नुमा पिंजरा जो होता है छोटा-सा कपड़े का, तो उसमें एक तीतर और कुछ बच्चे-वच्चे थे। वो मुझे नज़र आए तो ही वाज़ स्टॉपिंग और उसको बेच रहा था वो। तो मैं रुक गया उसके पास, तो देखा मैंने, तो मैंने पूछा, भाई कितने का है? और उसने बोला जी ₹8,000 का है। नॉर्मली तीतर की मुझे असल में परिंदों का शौक़ भी है, तो 4 से 5,000 रुपए में अच्छी नस्ल का जो तीतर है वो मिलता है। तो वो बच्चों समेत जो है वो उसकी ₹8,000 कीमत बता रहा था। अच्छा, वो बच्चे का हुलिया अगर मैं आपको बताऊँ तो बेचारे ने टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, साथ में उसके एक छोटा भाई था, अपनी उसकी उम्र थी कोई 10 से 15 साल के लगभग। तो मैंने सोचा कि इसकी मदद भी हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो है वो मेरे अंदर का कारोबारी इंसान भी जागा। तो मैंने उससे कहा कि यार 8,000 तो बहुत है, 2,000 में देने हैं तो दे दो। तो और मैंने इस तरह दो टोक लहजे में उससे कहा, तो उसने फिर ज़्यादा बात नहीं की, बोला लाएँ साहब 2,000 ही दे दो। तो मैंने वो ₹2,000 उसको दिए और वो थैला जो है जाली वाला, जिसमें तीतर और उसके बच्चे थे, 7-8 बच्चे थे उसके, वो मैंने गाड़ी में रख लिया। अब रास्ते में मैं सोचते हुए जा रहा हूँ कि मैंने अच्छा किया है या मैंने शायद उसका इस्तेहसाल किया है। फिर मैंने दिल में सोचा कि जी, मैं अगर उससे 2,000 में नहीं लेता तो कोई और ले जाता, या उसका क्या है, ₹2,000 तो चलो आ गए ना, जाके और पकड़ लेगा वो। तो इस तरह जो है वो मैं अपने ज़मीर को जो है वो दिलासे देता रहा। मुझे अंदाज़ा था कि किसी लिहाज से मैंने उसकी उसके साथ जो बार्गेनिंग की है वो उस वक़्त बार्गेनिंग पोज़ीशन में था नहीं। तो बड़ा एक अजीब जो है ना वो मखमसे में मेरा जो है वो ज़हन मुब्तला था। यही करते-करते मैं घर पहुँच गया। अच्छा, घर पे मैंने जो है वो तीतर और बच्चों को पिंजरा है बना हुआ है मेरे को, तो पिंजरे में मैंने जैसे ही उनको डाला तो वो तीतर की जो अम्मी थी वो जाके कोने में बैठ गई और बच्चे इधर-उधर घूमने लगे। अब वो अम्मी उठे ही नहीं, जो मादा तीतर थी।
थोड़ा-सा मैंने उसको हिलाने की कोशिश की तो वो लंगड़ा-लंगड़ा के चले। मैं इसको क्या है? अब जो मैंने जो उसको तीतर को उसके उठा के देखा, जनाब उसका एक पाँव ही नहीं था। मतलब टाँग ही नहीं थी एक उसकी, एक टाँग थी। तो एक टाँग वाला तीतर। और बाद में वो जो बच्चे जो है ना वो मुझे फिर वालिद साहब मेरे उनको काफ़ी अंदाज़ा है तो उन्होंने बोला ये तो बटेरों के बच्चे हैं। तो वो बटेरों के बच्चे और जो है ना वो एक लंगड़ा तीतर मुझे 2000 में मंड के चला गया। तो उसकी कीमत मेरे ख़्याल में कोई 200 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। बटेर के बच्चे सबको पता है बहुत आम मिल जाते हैं। और वो एक बिल्कुल ही बग़ैर टाँग वाला तीतर की क्या कीमत होगी वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब जहाँ मैं ज़ालिम बन रहा था तो मैं अब मज़लूम बन गया हूँ और वो अपैरेंटली ज़ालिम बन गया। तो ये हाल है कि जहाँ बच्चे जिसने टूटी हुई जूती पहनी हुई हो, उनका ये हाल है। हमारे जैसे जो मतलब आप समझें वेल ऑफ लोग हैं, वो उनका ये हाल है। मतलब हर कोई जो है वो अपना-अपना जो है वो उल्लू सीधा करने के चक्कर में है। और ले दे के फिर हमें जब मौका मिलता है तो हम कहते हैं जी ज़िम्मेदार हुकूमत है। तो भाई मेरा भी उतना ही जुर्म है, उस बच्चे का भी उतना ही जुर्म है। और तो और मज़ीद मैं आपको सुनाऊँ तो अगली सुबह जब मैं उठा तो ना वो लंगड़ा तीतर था, ना वो बच्चे थे। पता चला वो भी बिल्ली ले गई रात को। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे तो जानवर जो है ना वो किसी को नहीं बख्श रहे, तो इंसानों ने तो फिर क्या बख्शना है। तो ये सारा जो कुछ हम आज फेस कर रहे हैं, चाहे सियासी तौर के ऊपर हो या हमारा जो है वो अखलाकी तौर के ऊपर हो, माशी तौर के ऊपर हो, मकाफ़ात अमल है, इसके मैंने जो अंदाज़ा लगाया ना हम खुद ज़िम्मेदार हैं। और ये एक बड़ी छोटी-सी मिसाल है कि जहाँ पे हर एक जो है वो अपने मतलब को देखेगा, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेगा, तो उस माशरे के हालात जो है वो तब्दील नहीं हो सकते। और यही चीज़ आप देखें हमें नज़र भी आ रही है। पंजाब की मैं आपके सामने बात करूँ, इस पंजाब में जो डीएपी खाद है वो नायाब हो चुकी है। यूरिया जो है वो नहीं मिल रही और मिल रही है तो जो 6000 और 7000 रुपए की डीएपी थी वो 14000 की मिल रही है। यूरिया खाद की कीमतों को आग लग चुकी है। और दूसरी तरफ बात करें जी, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने भी बड़े ज़राअत के हवाले से इनिशिएटिव्स लेने का कहा है कि लाखों एकड़ हमारी ज़मीन है, वो बेआबाद है, उसको हमने आबाद करना है। तो हमारी एक बम्पर क्रॉप हुई है और उस क्रॉप की इस वक़्त पोज़ीशन ये है कि 8500 रुपए उसकी सरकारी कीमत है और 6000 रुपए में उसको कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। इवन इन्वेस्टर कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान बेचारे क्या करें? अब अगली फसल के लिए उन्होंने दवाइयाँ लेनी है, उन्होंने बीज लेने हैं, सब कुछ लेने हैं। होल्डिंग पावर उनकी है नहीं, ना वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकते हैं। तो फिर हम आखिर क्या करें? किस तरह हम जो है वो ज़राअत को तरक्की देंगे? तो ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर मैं जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की ख़ास तौर पे तवज्जो दिलाऊँगा कि डॉलर के ऊपर तो आपने जो क्रैकडाउन शुरू किया है वो ज़बरदस्त काम है ही है। लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ा-सा क्रैकडाउन शुरू करें और इस चीज़ को इंश्योर करवाएँ कि और मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला साहब हैं वो भी, कि जो सरकारी नर्ख़ हैं उनके ऊपर जो है वो ख़रीदारी लाज़मी हो। खाद जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर जो है वो सरकारी नरख़ों पे मिलनी चाहिए। जो चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं वो महंगी मिल रही है, जो बेचने जा रहे हैं वो लेने वाली नहीं। ये तो अल्लाह भला करे, मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है तो वहाँ पे हमारे राणा साहब हैं, उनकी अपना है फर्टिलाइज़र का सेटअप, तो वो सरकारी नरख़ों पे देते हैं। अच्छे इंसान हैं बुनियादी तौर पे। या आप भावलनगर चिश्तिया की साइड पे जाएँ तो एहसान उल बाजवा साहब हैं, उनका ताल्लुक पीएमएलएन से हैं, बड़े इंसान दोस्त हैं वो। और वो भी इसमें जो है ना वो भरपूर इस वक़्त किसानों की मदद कर रहे हैं। वरना ओवरऑल अगर पोजीशन को देखा जाए तो पंजाब में कोई अच्छी सूरत हाल कपास और एग्रीकल्चर के हवाले से मुझे नज़र नहीं आ रही। तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आला पंजाब से मेरी ख़ुसूसी गुज़ारिश होगी कि वो इन दोनों चीज़ों को ख़ास तौर पे फ़ोकस करें, क्योंकि आप लोग ही इस वक़्त इस मामले को हल कर सकते हैं। वरना ये माफ़िया और ये जो मैंने जो मिसाल दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इन हालात में कोई और आके इसको सही करेगा। इसी हवाले से हम अपना आज सिलसिला शुरू करेंगे। पहले जो मेरे मेहमान हैं मईशत दान हैं अशफाक तोला साहब, टैक्स उमूर के भी माहिर हैं। वेलकम टू द शो अशफाक तोला साहब। Thank you very much for having me in your show. तोला साहब, ये डॉलर का अगर आप देखें पिछले हफ्ते से एक मरतबा फिर जो है वो 1 रुपया आधा मतलब 50 पैसे जो है ना वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसकी आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं? मैं ये समझता हूँ कि देखें,
जिस तरीके से निगरान हुकूमत को ये पैटर्नेज मिल रही है मुख्तदर हलकों की तरफ से और बाकी सारे इदारों की तरफ से, और जिस तरीके से उन्होंने रोकथाम की है स्मगलिंग की, मैं समझता हूँ, अब तो सिंपली मैं यही समझता हूँ, और जिस तरीके से तरसील आ रही है इनकी, और मेरा ख्याल है इसके बाद तो ये नाअहली के जुमरे में ही आएगा इनका। अगर आप देखेंगे रील के हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है, वो ये कह रही है कि 260 रुपए से ऊपर आपका डॉलर नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता, मेरा ख्याल है मैं इसको यही कहूंगा, निगरान हुकूमत को थोड़ा सा ज्यादा इस पे अपने आप को मेरा ख्याल है इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब मेरा ख्याल है खुद अब देखें, मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो बड़े कोना मश्क लोग बैठे हैं, बट मेरा ख्याल है जो लीडर होता है ना, उसका कमी होती है। मैं समझता हूँ मेरा ख्याल है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो हमारी है ना, वो प्रॉपरली इसको हैंडल नहीं कर। सर ये रीर और नीर ये सारे जो है ना वो पत्थरों के ज़माने की इस्तिलाहात हैं। रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट। आजकल तो मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट इज़ द की, और सारी दुनिया में जो है ना वही चलता है। ये रीर नीर तो पुराने ज़माने की जो है ना वो बातें हैं। आप फिर वो 260 रुपये में उस रीर के मुताबिक जो है वो डॉलर बना के खड़े, तो हमें दिला दें 260 रुपये में डॉलर अगर रीर के हिसाब से बनता है। तो इन चीज़ों को मेरे ख़्याल में तो आप छोड़ें, आप इसहाक डार साहब से भी बात करें कि भाई ये रीर वीर नहीं है, असल में तो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट है। तो लेकिन हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी जो है वो ये डार साहब जो रीर को कैलकुलेट करते हैं उनका तरीका बताएं, ताकि हो सकता है वही इस तरीके को सीख कर जो है ना वो 260 में देना शुरू कर दें डॉलर। तो वो कभी नहीं कर सकेंगे, ये करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्योंकि सर ये रीर और नीर में ना देखें एजम्पशंस बहुत ज़्यादा ली जाती हैं, और फिर उसमें जो रेट्स वगैरह भी लिए जाते हैं, जो बास्केट बनाई जाती है ना, वो प्रैक्टिकली इतनी पॉसिबल नहीं है। और वो जो से जो रेट भी निकलता है तो वो फर्जी टाइप का ही रेट होता है। उसमें आईएमएफ की भी कुछ कैलकुलेशन शामिल होती हैं, और जो बास्केट होती है हमारी, हम उसमें से देखते हैं कि किस बास्केट के तहत क्या हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स के इन्फ्लेशन क्या है, और एक बेस लाइन है जो 2010 का इंडेक्स, उसके बेसिस पे हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, और लास्ट पब्लिश जो इनका जो डेटा होता है ना उसमें लेके आते हैं, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। फिर हम अपनी एजम्पशन लेके आते हैं कि प्रोजेक्टेड आपका क्या करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट किस तरीके से आता है, और उसको फिर हम देखते हुए इनफ्लोज और आउटफ्लोज को देख के एक पूरा मैथमेटिकल मॉडल है। उसमें मैं भी ये नहीं कह सकता कि हमारी टीम भी एक्यूरेट है। वही आपने जहां बात की कि जहां एग्जाम्पशन या प्रिजम्पशन आ गए, वहां नो बडी कैन क्लेम टू बी एन एक्यूरेट कैलकुलेशन। तो आईएमएफ के पास है, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं नहीं, स्टेट बैंक आईएमएफ के पास है, और हमारी टीम भी डेवलप कर रही है। ये आपने देखा होगा, साहब डार साहब की जो बात करते हैं उनको ये पता है, वो इतने अरसे से रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो साहब डार साहब जो भी बात करते हैं, मुझे तो ये बड़ा कभी यकीन है उनसे, और मैं उनको जानता हूँ, कभी भी वो इस किस्म की बात नहीं करेंगे जैसे आप समझ रहे हैं, हम समझते हैं। हाँ, जहां तक रहा सवाल उनके दावों का, तो उनका दावा ऐसे ही खोखला नहीं था। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, और ब्लूमबर्ग के दो इकोनॉमिस्टों ने कैलकुलेट की थी, और 245 रुपए का उन्होंने बताया था कि डॉलर आपकी पैरिटी बनती है। अच्छा, मगर आप देखें, ये सिस्टम दरीफी देखें हमारे साथ, कि वो एक आर्टिकल छपा, आज आप मुझे ब्लूमबर्ग पे 15 साल पुराना आर्टिकल मिल सकता है, वो आर्टिकल आपको नजर नहीं आएगा। तो उनका मतलब क्या है कि जैसे ही हमारे लोगों को हमने कोई सच्चाई बताने की कोशिश की, हमने नहीं, थर्ड पार्टी ने जो बहुत ही क्रेडिबल है, तो वहां से उसको उड़वा दिया। नाजरीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तोला साहब, आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन के भी मेंबर रहे हैं, और आपको जो है वो इसहाक डार साहब की टीम का भी एक बड़ा लाजमी मेंबर समझा जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से पिछले हफ्ते मेरी शब्बर जैदी साहब से बात हो रही थी, और मैं बज़ाते ख़ुद भी इस चीज़ का पहले कायल था कि प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय ये जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं, जिसे हम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ कहते हैं, जिनमें पीआईए और स्टील मिल भी है, तो इनको बजाय इसके कि हम इनको प्राइवेटाइज़ करें, इनके जो है वो या तो हुकूमत इनको सही तरीके से चला ले, और इसके जो लाइबिलिटीज़ और अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करके जिस तरह प्राइवेट इदारे ने चलाना है। तो शब्बर साहब का ये ख़्याल था कि नहीं जी, इसको हुकूमत तो ख़ुद तो ना चलाए, बल्कि इसको जो है ना बंद कर दें।
प्राइवेटाइज़ भी ना करें। प्राइवेटाइज़ का मतलब आप समझ में, प्राइवेटाइज़ का मतलब ये है कि जी इसको आप किसी दूसरी पार्टी को दे दें। उनका ये कहना है कि इसको बंद कर दें, इसके एम्प्लॉइज़ को गोल्डन हैंड शेक दे के फ़ारिग करें, ठीक है ना? और जो इसकी लायबिलिटीज़ है वो और एसेट्स हैं वो हुकूमत टेक ओवर कर ले। तो आप जो है वो बीइंग अ मेंबर ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस सिलसिले में क्या कहेंगे और आपने इसमें क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए? देखिए, क्लोज करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह आप भी अकाउंटेंसी प्रोफेशन के हैं और आपने भी मैथमेटिकल मॉडल पढ़े हुए हैं ना इन्वेस्टमेंट के। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि एक मॉडल जो मेरे बड़े मोहतरम सीनियर्स में थे, हमारे शफर भाई, एक बड़ा अच्छा नाम है पाकिस्तान में, वो ये जो कह रहे हैं, शायद मैं मुझे मुगालता हो रहा है, वो बात मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते, अगर उन्होंने की है तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मुगालता हो रहा है। मगर मैं ये समझता हूँ, मुझे आप एक दो चीजें बताएं। एक चीज आप अगर मुझे ये कहेंगे, फर्ज करें कि अगर मैं आपको ये कहूं कि जी मैं बेच देता हूं, तो बेच, अगर मैं फर्ज करें कोर और नॉन कोर बिजनेस को मैं अलग अलग कर दूं, और अगर फर्ज करें वो कोर बिजनेस को मैं इस तरीके से लेके चलूं कि जी कि मैं उसके राइट्स किसी को बेच दूं। अगर देखें, नॉन कोर जो बिजनेस है, गुड पीआई है बैड पीआई की मैं बात कर रहा हूं, जैसे स्टील मिल में गुड स्टील मिल बैड स्टील मिल में हमने डिवाइड किया था। तो बैड स्टील मिल तो चले मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा और उसकी लाइबिलिटीज भी हमने ले ली, मगर एसेट्स हैं जिनकी एक नेट वैल्यू है आज भी। असल में प्राइवेटाइज़ करने में और बंद करने में फ़र्क ये है कि प्राइवेटाइज़ करने का मतलब किसी और को दे देना, किसी और को बेच देना। जबकि बंद करने का मतलब ये है कि इसके लायबिलिटीज़ को भी डिस्चार्ज करें, एसेट्स को भी डिस्चार्ज करें और अल्लाह अल्लाह खैर सब। फर्ज करें अगर मैं बेचता नहीं हूँ, बंद कर देता हूँ, मैं एसेट्स बेच देता हूँ। आप भी जानते हो, अकाउंटेंट आदमी हो, वैल्यूएशन जानते हो, वैल्यूएशन तो बिल्कुल फोर्थ सेल पे जाएगी ना। अगर मैं आपको चलती हुई एक गोइंग कंसर्न बेचूंगा, अगर लाइबिलिटीज को मैं एक्सक्लूड कर लूंगा और अगर मैं नेट रियल वैल्यू पे बेचूंगा आपको, डीसीएफ मॉडल पे या पीर ग्रुप रिव्यू पे, जिस पे भी बेचूंगा, विथ राइट्स, विथ सर्टेन राइट्स, तो उसके तो ज्यादा चांसेस है मुझे मिलेंगे, और वो एम्प्लॉयमेंट की काबिल तो रहेगी ना। फर्ज करें अगर मैं एम्प्लॉयमेंट देता हूं किसी को, तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी ना उनको। अगर यहाँ मैं बंद कर देता हूं, तो अगर फर्ज करें एक इदारे में 1000 एम्प्लॉय है, तो वो 1000 बेरोजगार हो जाएंगे, या उनकी जगह अगर नए 1000 लोगों को आना है, तो वो 1000 लोग नए भी नहीं आएंगे। तो बंद करने से तो मेरा ख्याल है हमारा ये तो बिल्कुल यही है, आप मेरे सर में दर्द हो रही है, आप कहें पेनाडोल ना खाओ, सर काट दो, ये कैसे चल सकता है? सर मियाँ साहब के आने के बड़े चर्चे हो रहे थे, मियाँ साहब आएँगे और एक जो है ना वो प्लान देंगे। तो मैं पिछले 2-3 प्रोग्रामों में जितनी भी मेरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात हुई है कि मियाँ साहब ने वो कौन-सा ऐसा प्लान था या कौन-सा ऐसा जो है ना वो उनके पास गिदड़ सिंगी जिसे हम कहते हैं वो है कि जिससे जो है वो मुल्क के हालात बेहतर कर लेंगे। तो उनमें से कोई मुझे खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सका या मेरी सैटिस्फैक्शन तो नहीं हुई। आप तो इकनॉमिक टीम के माशाल्लाह मेंबर भी हैं। तो आप ही हमें बता दें कि क्या मतलब फिर से कोई मोटरवेज़, कोई सड़कें, कोई पुल-वुल बनेंगे या जाती उम्रा की तरफ मज़ीद कुछ रास्ते जो है वो भेजे जाएँगे? क्या ऐसा क्या इनकलाब लाया जाएगा? ज़रा थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को भी बताएँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके पास, वेदर वी लाइक इट और नॉट, पाकिस्तान में जो भी मोटरवे बने या जो भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए, वो मियाँ साहब के दौर में ही आए, तो ये आप मान लें। और हाँ उनकी आज वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, उस वक्त के मुकाबले में कहीं बहुत ज्यादा हो गई है। आपकी पाइपलाइंस के जो मसले हैं आप देखें, मियाँ साहब के दौर में 92 आप देख लें, आजमाइश शर्त है। आप देख लें, आजमा के देखा है आपने 92 में मियाँ साहब के दौर की तरक्की देख लें, 97 से 99 की आप तरक्की देख लें, 2013 से लेकर 2017 तक की तरक्की। आईएमएफ का वाहिद प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में, जो दुनिया में आप आईएमएफ के प्रोग्राम देखते होंगे, आईएमएफ के प्रोग्राम में आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ कम होती है। वो वाइड प्रोग्राम था जहां पर इन्फ्लेशन घटा, इंटरेस्ट रेट घटा और जीडीपी ग्रोथ बढ़ी। वो वाइड प्रोग्राम था जहां पर पाकिस्तान की हुकूमत ने 1,88 अरब डॉलर उस प्रोग्राम के दौरान 13 से 16 अक्टूबर तक उन्होंने हमने पंप इन किए। हमने करेंसी मार्केट में पैसे दे के करेंसी की वैल्यू को स्टेबल नहीं रखा। उस दौर की आप चाहे वेरीफाई करवा लें। आपके हमेशा एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमी आपकी जो है ना, जो है साहब, आपको भी पता है
कि आपकी जो इकोनॉमी है एक बहुत डिफरेंट मिजाज की, आपकी बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी की बेस है, और ऐसी इकोनॉमीज के अंदर जिस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ता है वो इंग्लिश बाबू नहीं कर सकते। आपको उसके साथ देसी फार्मूला मिक्स करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ यही कहता हूं कि जब मियां साहब ने पहले भी संभाला था, उम्मीदें थी कौम की, वो उम्मीदों पे पूरा उतरे थे। सीपैक आप देख लीजिए आपके दौर। सर ये तो आपने माजी की बातें कर ली ना, माजी की बातें मैं नहीं पूछ रहा, मैं तो इतना सा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। आप भी जानते हैं, मैं भी बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो टेक्निकल अगर बात की जाए कि इस वक्त अगर महंगाई हो रही तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, और डॉलर इस वजह से बढ़ रहा है कि दीगर अवामिल के साथ साथ जो मेन जो हमारा मसला है वो तकरीबन इस साल में $6 बिलियन का फाइनेंसिंग का गैप है, बल्कि इससे ज़्यादा का, जो दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ, फिर उससे अगले साल फिर तकरीबन $24-25 बिलियन का जो है वो फाइनेंसिंग का गैप है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मियाँ साहब जो है वो फाइनेंसिंग का गैप कैसे पूरा करेंगे, कौन कौन से किसी मुल्कों से लाएंगे या खुद कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, ये फाइनेंसिंग गैप का बता दें बस। मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप बताएं कि क्यों ना हो ये। देखिए, इससे पिछले साल लोग कहते थे 35 अरब का, ये साल में जो चल रहा है 35 अरब का गैप है, पूरा हो रहा है ना। उससे ये तो आपको पता है कि रिकरिंग होती है चीजें। अभी तो इस हुकूमत ने, आपने देखा होगा कि जो शॉर्ट टर्म डेट्स है उसको अट्रैक्ट नहीं किए। जो हमने $1 अरब या 500 मिलियन मिलियन डॉलर के जो हमने पेमेंटें की थी शॉर्ट टर्म लोन्स की, वो आज आप रोल ओवर ड्यू कर सकते हैं। बट आज आपकी मार्केट इतनी अच्छी नहीं है कि आपको जरूरत पड़े और आप लें। बट माइंडफुल रहेंगे कि ये रिकरिंग चीजें होती हैं, आती जाती हैं। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा बड़ा हैरान होता हूँ लोगों के इन कमेंट्स पे कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का दिवालिया हो गया। ओ भाई, आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग टर्म में आप भले जो भी कहते हैं, गोइंग कंसर्न मुल्कों का नहीं होता, गोइंग कंसर्न कंपनीज का होता है। और वो भी उस वक्त होता है जब लायबिलिटीज आपकी एसेट से बढ़ जाती हैं या आप रिकरिंग लॉसेस कर रहे होते हैं। तो कंट्री की कोई बैलेंस शीट नहीं होती है अकमल भाई। कंट्री का जो नेशनल अकाउंट बनता है वो इंटरनेशनल आपके यूएन के हिसाब से बनता है, नेशनल अकाउंट मेथोलॉजी में बनता है। बट हैविंग सेड दिस, आपको जरूर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस आए। और वो कैसे आए? कि आपकी एफडीआई होनी चाहिए, और उन चीजों में एफडीआई आनी चाहिए कि जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस से आपकी है। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, यानी ये जो कोलिशन गवर्नमेंट थी पीडीएम की प्लस पीपल्स पार्टी, एक एसआईएफसी बनाई गई है, और वही एसआईएफसी अब काम कर रही है। देखिए, इस एसआईएफसी के अंदर काफी आपकी डेवलपमेंट हो चुकी है और रोड शोज भी हो चुके हैं। मेरा अंदाजा है कि इन एडिशन टू सीपैक, चाइनीज गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट, कतर गवर्नमेंट, बहरीन गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट्स हैं जो कि चाह रहे हैं पाकिस्तान में एफडीआई लाना, और जो एक्सपोर्टेबल चीजों पे है, स्पेशली आपकी एग्री साइड। तो मैं ये समझता हूं आपके पास गुंजाइश है, बल्कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट अगर आपकी आ जाएगी, उस किस्म की गवर्नमेंट ना हो जिसने सीपैक बंद कर दी। अगर अच्छी गवर्नमेंट आएगी जिसके पास अपनी एक कोर फाइनेंस टीम हो, और अगर उसके पास स्टेबिलिटी अगर मिल जाती है उसको, तो मैं नहीं समझता हूँ 100-200 बिलियन डॉलर लाना पाकिस्तान में अगले 5 सालों में कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब। हम बात कर रहे थे जहाँ मईशत के हवाले से थोड़ा सा हल्का सा टच जो है वो हम सियासत का भी दे दें, और सियासी हवाले से भी जो पेशरफ्त हुई है कि मुस्लिम लीग नून का और एमक्यूएम का जो है वो इत्तेहाद हो गया या मिलकर इलेक्शन लड़ने का उन्होंने मंसूबा बना लिया। तो इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती है, और दीगर भी सियासी जो इस वक्त हालात हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम असलम गौरी साहब, जेयूआई के रहनुमा, कराची से इनका ताल्लुक़ है, बड़े एक्टिव मेंबर हैं। वेलकम टू द शो असलम गौरी साहब। जी जी, थैंक यू जी। सर, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद कर लिया है, तो जमीयत उलमा इस्लाम के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमारा तो पॉलिसी यही है, पहले फॉर डे वन से पॉलिसी एक ही है कि हम जो पीडीएम की जमातें हैं उनको हम तरजीह देंगे सीट एडजस्टमेंट के लिए। अब इत्तेहाद वाला सूरत हाल तो, इत्तेहाद तो उस सूरत में होता है जब एक निशान पर इलेक्शन लड़ा जाए। अब यहाँ तो है सीट एडजस्टमेंट,
ठीक है ना जी। हम्म, और सीट एडजस्टमेंट में हम हमारी तरजीह पीडीएम की जमातें हैं। अलबत्ता जहाँ तक सिंध की सूरत हाल है, सिंध में तो इससे कबल हमारे और एमक्यूएम और पीर पगाड़ा साहब के दरमियान में जीडीए जिसे कहते हैं, हम जी तीनों पार्टियों के दरमियान में एक खाका हम लोगों ने तैयार कर लिया है कि आइंदा हमने इलेक्शन कैसे इकट्ठे लड़ना है। तो बहरहाल नून लीग भी उसके अंदर अगर इंटर हो गई है तो देर आमद दुरुस्त आमद, बहरहाल वो आ गए हैं तो हम उन्हें वेलकम करते हैं। पीडीएम में बज़ाहिर जो है वो सिर्फ इस वक्त जो मुतहर्रिक जमात नज़र आ रही है वो नून लीग ही नज़र आ रही है। और आप देखें एमक्यूएम जो है वो ख़ुद उनके पास चल के गए हैं और जाके उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ हैं। दीगर जो पीडीएम की जमातें हैं, जैसे जिनमें तीसरी जो बड़ी जमात है वो ज़ाहिर है आपके जमीयत उलमा इस्लाम, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। जीडीए के हवाले से बात हो रही थी सिंध में भी जो है वो कि वो भी आपके साथ शामिल हो जाएगी और दीगर कोई सिलसिले इस तरह के चल रहे थे। लेकिन इस वक्त बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़े डिसाइसिव किस्म के रोल पे है और जेयूआई बज़ाहिर थोड़ी सी बैकफुट पे नज़र आ रही है और इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, इत्तेहाद जब होते हैं फिर वो रजिस्टर्ड होते हैं, इलेक्शन कमीशन के निशान अलाट होता है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा प्रोसेस है और उस प्रोसेस की तरफ तो शायद हम ना जा सकें, ना हमारे पास वक्त है। अलबत्ता ये जो मैंने अर्ज किया कि हम पहले ये तीन पार्टियां सिंध में मामला आपस में तय कर चुके हैं। नून लीग की न्यू एंट्री है इस मामले में, बहरहाल हमारे राब्ते में थी लेकिन एंट्री न्यू है। चाहे एमक्यूएम वहां गई है या वो एमक्यूएम के पास आ रहे हैं या वो आज शायद चल के आज पीर पगाड़ा साहब के पास भी आज या कल में शायद आ रहे हैं नून वाले। इसी तरह मौलाना फजलरमान साहब के पास तो ये मामला बड़े पुराने अरसे से चल रहे थे और हमारे उनके दरमियान में नून के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, पहले से मौजूद है, इन सारे मामला से पहले से मौजूद है। तो मैं समझता हूँ जैसे जैसे इलेक्शन के खदोखाल वाजे होते जाएंगे, इलेक्शन का टाइम आता जाएगा और ये सारी सूरत हाल वाजे होती जाएंगी इंशाल्लाह। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल जो है वो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शेर अफजल मरवत साहब ने की और जमीयत उलमा इस्लाम के कोई कुछ हैं रहनुमा, उनको उन्होंने शामिल किया है पीटीआई में। तो इस सूरत हाल में क्या केपी में आपकी हुकूमत या आपकी हुकूमत तो खैर नहीं है, आपकी जो जमात है उसकी जड़ें जो हैं वो क्या खोखली हो रही हैं या कमज़ोर हो रही हैं केपी के हवाले से या कराची या दूसरे हवाले से? तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इस वक्त तो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, जाने की बात तो मैं हैरान हूँ कि अगर कोई कर रहा है तो वह हमको की जन्नत में रहता है। लोग आ रहे हैं, मैंने कहा 17 तारीख को पेशावर में पीटीआई के लोग हमारी जमात में शामिल हो रहे हैं और हम खुद मोहतात होकर देखभाल के लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं कि उनके आने से हमारे लिए कोई मसाइल तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम सीटों पे सूबाई और कौमी असम्बली की सीटों पे ऑलरेडी तकरीबन 90% हम अपने कैंडिडेट फाइनल कर चुके हैं। इलेक्शन जो है वो फरवरी में हो रहे हैं, तो आपका भी मुतालबा था कि फरवरी के बाद इलेक्शन हो, तो अब आपका क्या इस हवाले से मुतालबा है? हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन के लिए हमने 2018 से जो तहरीक हमने चलाई थी वो इलेक्शन के लिए ही चलाई थी और हम ही वो वाहद थे जो डे 1 से कह रहे थे कि फौरी इलेक्शन नया कराया जाए, साफ और शफाफ। जमीयत उलमा इस्लाम को अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान से तो आम तौर पर नशिस्तें जो है वो जीतती है, लेकिन उसके अलावा जो दीगर सूबे हैं इंक्लूडिंग केपी या पंजाब की अगर बात की जाए, सिंध की बात की जाए, तो वहाँ इतनी जो है वो प्रेजेंस नहीं है आपकी जमात की। इस हवाले से मतलब कोई आपने इसमें रोल प्ले किया? ख़ास तौर पे कराची की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कोई नशिस्तें वगैरह निकाल लेगी जमीयत उलमा इस्लाम? देखिए, हम तो समझते हैं कि केपीके और बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमतें हमारी मशवरे से, मर्जी से या हमारी शराकत से होंगी। हम मेन पार्टियां होंगी दोनों सूबों में और इंशाअल्लाह सिंध में भी आपको सरप्राइज देंगे। मैं अभी 12 दिन मैंने अमन मार्च किया सिंध की छोटे बड़े शहरों में और इसी तरह इंशाल्लाह पंजाब में भी, जनूबी पंजाब और बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हमारे यहाँ लोग बहावलपुर में एक बहुत बड़ा आदमी शामिल हुआ है जो इससे पहले आज़ाद लड़ता रहा है, इलेक्शन पीपल्स पार्टी में रहा है, वो शामिल हुआ है और इस तरह बहुत सारे जनूबी पंजाब में लोग शामिल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब और सिंध में भी हम सरप्राइज देंगे जी। आप बहावलपुर की बात कर रहे हैं, बहावलपुर में तारिक बशीर चीमा बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और बड़ा होल्ड है उनका पूरे एरिया में। उनके मुकाबले में आप अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और खड़ा करेंगे तो क्या वो जीत जाएगा? देखिए जी, हमारा वोट अपना पेटेंट वोट होता है
और वो वोट किसी के साथ नहीं जाता, वो जमात का वोट होता है, नजरियाती वोट होता है, और वो इंशाल्लाह हम जीतेंगे वहाँ से इंशाल्लाह। अच्छा, कराची में अगर आप बात करें तो जमात इस्लामी जो है वो आपको बड़ा टफ टाइम देने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ाहिर है उनके साथ तो आपका इत्तेहाद होगा, तो आपके जमात इस्लामी का मुकाबला कर लेंगे। आधे से ज़्यादा उन्होंने लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में सीटें जीती हैं और ज़्यादातर चेयरमैन भी उन्हीं की जमात से हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, जेयूआई पीटीआई के बाद नंबर 1 पार्टी थी। ये अभी बल्दियात में कह रहा हूँ, जो केपीके में हुए हैं, जेयूआई नंबर 1 पार्टी थी। वहाँ मेरे कैंडिडेट के साथ वो डेंगू हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके मुतबादल जो कैंडिडेट था, एंड टाइम पे जब उसके हमने नॉमिनेशन पेपर देने थे, उनके साथ कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से हमें एक मामूली बेचारा आम सा आदमी खड़ा किया जो बड़े से नवाबों का मुकाबला न कर सका। लेकिन वहाँ भी तो जमात इस्लामी तीसरे चौथे नंबर पर खड़ी हुई है। कराची में तो जमात इस्लामी ने देखे, इनकी यहाँ पर से है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं है, उनकी से है। हो सकता है बाज़ हल्कों में मुझसे भी अच्छी हो, लेकिन हकीकत जमात इस्लामी कराची में 3 जिलों की पार्टी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट शर्की और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी शाह फैसल, जहां इन्होंने सीटें ली हैं। और सारी भी की सारी एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से। वही नशिस्तें जो एमक्यूएम के पास होती हैं वही इनके पास है। देखें, जिला साउथ में जमात इस्लामी की पोजीशन ये है कि लियारी जो इनका गढ़ रहा है, आपको याद होगा, और अफगानी साहब आए थे और भी कई लोग निकलते रहे वहां से। इस दफा लियारी में जो जमात इस्लामी का एमपीए अब्दुल रशीद साहब तशरीफ लाए हैं, एमपीए बने हैं, और वहां पर मेरा एमएनए का कैंडिडेट था और मैंने वहां पर 34,000 वोट लिए हैं, जबकि बिलावल साहब ने 36,000 वोट लिए उसी सीट पे। और इस दफा जब बल्दियाती इंतखाब हुआ तो जमात इस्लामी एक भी यूसी उस पूरे हल्के से, जो एमपीए का हल्का था, एक भी यूसी नहीं जीत सकी है। इवन कि वो अपने घर के यूसी जहां अब्दुल रशीद साहब रहते, उनके सगे छोटे भाई जवाद शोएब खड़े हुए थे, वो भी हार गए। तो जमात इस्लामी कहाँ है? जमात इस्लामी एमक्यूएम का मुतबादल हो सकती है, लेकिन जमात इस्लामी अवाम में नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात ये भी क्लियर कर दूं, जहां जहां जमात इस्लामी जीती है, 60,000 70,000 वोट में से 1500 2000 वोट लिए उन्होंने और वो जीत गए, क्योंकि मुकाबले में पार्टी नहीं थी कोई भी। अच्छा, इलेक्शन में आपको किस किस्म के जो है वो नताइज नज़र आ रहे हैं? यानी मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि जो पार्लियामेंट मुंतखब होगी उसमें किस जमात को कितनी नुमाइंदगी मिलेगी और आपकी अपनी जमात जो है उसको कितनी नशिस्तें मिलेंगी? हंग पार्लियामेंट होगी, मुश्तरका हुकूमत होगी, और बननी भी मुश्तरका ही चाहिए। मुल्क जिस मुश्किल में पड़ा हुआ है, कोई एक पार्टी के बस में नहीं है कि मुल्क को निकाल दे इस मुश्किल से। और अगर एक पार्टी के बस में होता है तो ये 16 माह का जो मलबा है ना, जो हुक्मरान होता है वो उसके नीचे दब के खत्म हो चुका होता। इंशाल्लाह कौमी और अपना केपीके और बलूचिस्तान से हम भारी अक्सरियत से आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा। इसमें हमने कोशिश की थोड़ी सी इकॉनमी के हवाले से आपको अपडेट करें और ये बताने की कोशिश करें कि आने वाले वक्त में महंगाई की क्या सूरत हाल होगी और उसकी क्या क्या वजूहात हैं। थोड़ा सा हमने सियासत को टच करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।